हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फिजियोलॉजी एंड सेल्स। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड एंशिएंट branch of the science. It is fascinating because it unfolds the mystery of complicated functional aspect of individual organ in the body. तो फिजियोलॉजी क्या है? एक बहुत ही फैसिनेटिंग और प्राचीन ब्रांच है साइंस की। और फैसिनेटिंग इसलिए है क्योंकि ये अनफोल्ड करती है मिस्ट्री को, जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शनल एस्पेक्ट हैं किसी इंडिविजुअल ऑर्गन की हमारी बॉडी में। तो उस मिस्ट्री को ये अनफोल्ड करती है। और इट इज़ एनिशिएंट बिकॉज इट एग्जिस्ट्स एवर सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब ये इतनी पुरानी है कि जब से लाइफ का ओरिजिन हुआ है तब से ये एग्जिस्ट करती है। तो ये एक जनरल फिजियोलॉजी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फंक्शंस। मतलब फिजियोलॉजी क्या है? फंक्शन की स्टडी है। किन फंक्शन की स्टडी है? ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी है एक जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सिस्टम्स हैं, उनकी फंक्शन की स्टडी के वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, हाउ आर दे वर्किंग टुगेदर। तो ये क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी इज और डिफरेंट टाइप, फिजियोलॉजी डिफरेंट टाइप की भी होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। तो हमें कौन सी पढ़नी है? हमें पढ़नी है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि ये क्या है? वेरी मच इंटर रिलेटेड। द ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी आर वेरी मच इंटर रिलेटेड। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द अदर एलाइड सब्जेक्ट लाइक बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन etc। यानी कि अगर हमें अदर रिलेटेड सब्जेक्ट्स को समझना है, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी आदि, तो उसके लिए हमें फिजियोलॉजी का पता होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब हमें नॉर्मल फंक्शनिंग पता होगी तभी हम उस सिस्टम की गड़बड़ को पता लगा सकते हैं। समझिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर का एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर कोई पर्सन में एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो वो उसकी रेंज होती है 120 सिस्टोलिक एंड 80 डायस्टोलिक। तो ये जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है इसकी, कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो रहेगा 120 नॉर्मल पर्सन में, एडल्ट में, और डायस्टोलिक रहेगा 80। तो इन दोनों की वजह से ही हम पता लगाते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर इस रेंज से ऊपर जा रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और अगर नीचे जा रहा है तो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है। बट अगर हमें ये नॉर्मल फंक्शनिंग पता नहीं होगी, ये नॉर्मल वैल्यू क्या है, तो हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो एक एग्जांपल है ये कि हमें ये क्यों ज़रूरी है नॉलेज फिजियोलॉजी की, ताकि हम बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन आदि को भी अच्छी तरह समझ सकें। इट इज़ वर्थ वाइल टू हैव अ ब्रीफ नॉलेज ऑफ एनाटॉमी ऑफ डिफरेंट सिस्टम एंड वेरियस ऑर्गन्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। हमें एनाटॉमी का भी नॉलेज होना चाहिए अगर हमें फिजियोलॉजी समझना है। इट मीन्स जैसे ग्लैंड्स हैं, तो ग्लैंड्स किस टाइप की सेल्स की बनी होती हैं, ये निर्भर करता है कि वो कैसा काम करेंगी। तो ग्लैंड्स में क्या होता है? सिक्रेशन होता है। तो ऐसी सेल्स जो सिक्रेट करें चीज़ों को,
वो ग्लैंड्स को बनाती हैं, है ना। तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत एनाटॉमी की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। द बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन इंक्लूड provision of oxygen and nutrients, a removal of metabolites and other waste products, maintenance of blood pressure and body temperature, hunger and thirst, locomotor functions, spatial sensory functions, reproduction and the higher intellectual function like learning and memory। देखिए फिजियोलॉजी में क्या क्या आता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन की हम बात करें तो जैसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को लेना, मेटाबोलाइट्स और अदर वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना, मेंटेनेंस करना ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर का, ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। ब्लड प्रेशर से ही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। हंगर एंड थ्रस्ट, भूख और प्यास। लोकोमोटर फंक्शन, चलना फिरना। स्पेशल सेंसरी फंक्शन जैसे कि देखना, सुनना। रिप्रोडक्शन, जनसंख्या आगे बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना, प्रोड्यूस करना। द हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, हायर यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, सीएनएस से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम जैसे कि सीखना या याद रखना, ये केस में आते हैं, सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में आते हैं। तो फिजियोलॉजी एक बहुत ही वास्ट प्रोडक्ट क्या कहते हैं सब्जेक्ट है। तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी हम जानते होंगे, तभी हम उसमें बीमारी का पता लग सके कि फिजियोलॉजी में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो जो फिजियोलॉजी है वो हमें अब नेक्स्ट इन हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है। जनरल फिजियोलॉजी, बॉडी एंड बॉडी फ्लूइड्स, मसल फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी एंड एक्सक्रिएशन, एंडोक्राइनोलॉजी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी एंड स्पेशल सेंसेस की फिजियोलॉजी। तो इतने हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है इस सब्जेक्ट में। नाउ अगर हम देखें हमारे सिलेबस का BNYS के पहला चैप्टर जो है वो है जनरल फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो इसका PPT हम पढ़ चुके हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का, पर फिर भी हम एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, तो अगर हम सेल के बारे में देखें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेल का, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फिर सेल के जो सब यूनिट्स हैं ये भी हमारे सिलेबस में है, सब सेलुलर यूनिट्स, सेल मेम्ब्रेन, देयर प्रॉपर्टी, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, है ना ये सारा। तो इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल क्या क्या है साइटोप्लाज्म में, यानी कि सब सेलुलर यूनिट्स, ऑर्गेनल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, और ऐसे ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन से लिमिट है, वो मतलब मेम्ब्रेन के अंदर कैद है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंड ऑर्गेनल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस, DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जीन राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी RNA, जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ फैक्टर, सेल डेथ, सेल एडेप्टेशन, सेल डिजनरेशन, सेल एजिंग एंड स्टेम सेल्स, ये सब सेल के बारे में है, तो हम हल्का फुल्का सारा पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल के इंट्रोडक्शन से। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, सभी जानते हैं सेल क्या है, फिर भी हम एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ cells. A single cell is the smallest unit that has all the characteristics of life. Cell is defined as the structural and functional unit of the living body. यानी कि जो सभी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स की बनी हुई हैं, और जो एक सिंगल सेल है वो क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट मतलब वो अपने आप में एक पूरी यूनिट है, दैट हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन की सभी चारित्रिक विशेषताएं पाई जाती हैं।
सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी। यानी कि सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चर, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो, और उसका फंक्शन, मतलब एक पूरा यूनिट है वो, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल दोनों। ठीक है। अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखें, जनरल विशेषताएं क्या हैं सेल की, तो सबसे पहली विशेषता जो सेल में है वो है नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। सेल को क्या चाहिए? पोषण चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ओके। नेक्स्ट जो सेल की विशेषता है वो है प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी। ये अपनी खुद की एनर्जी बनाती हैं। और उसके बाद क्या चाहिए? जो इसकी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी सेल ने बनाई है, और रिपेयर के लिए, और साथ में अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी ये ज़रूरी होती है। सो पहली क्या है सेल की कैरेक्टरिस्टिक? नीड्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। सेकंड इज द प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी एंड विच इज़ नेसेसरी फॉर इट्स ग्रोथ, रिपेयर एंड अदर एक्टिविटीज़। थर्ड है एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। यानी दूसरे मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट बन रहे हैं, जैसे कि यूरिया एंड अदर थिंग्स, है ना, तो उसको भी क्या करती है ये सेल जो है बाहर निकालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एलिमिनेट करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेंटेन्स द मीडियम या एनवायरनमेंट। सेल क्या करती है? अपने लिए जो एनवायरनमेंट है या मीडियम है उसको मेंटेन करके रखती है, क्योंकि उसके सर्वाइवल के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट शोज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द एंट्री ऑफ इन्वेडर्स। मतलब सेल क्या करती है? सेल में जैसे ही कोई घुसपैठिया, इन्वेडर का मतलब होता है घुसपैठिया, जैसे कि बैक्टीरिया, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस हुआ, वो जाता है बॉडी के अंदर, सेल्स में पहुंचता है, तो सेल्स क्या करती है? इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती हैं, जिसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये भी सेल्स क्या करती है? शो करती है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूस बाय डिवीजन। देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक न्यूरॉन विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। देखिए सेल क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस भी करते हैं बाय डिवीजन, पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि न्यूरॉन जो रिप्रोड्यूस नहीं होते। जिस संख्या में रहते हैं उसी संख्या में जीवन भर आपके शरीर में रहते हैं, डेड हो जाते हैं पर रिप्रोड्यूस नहीं होते। ओके। तो ये हो गई हमारी सेल। ठीक है। सेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेल के साथ साथ हम थोड़ा सा टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ भी सेल से ही बने होते हैं। तो टिश्यूज़ क्या है? टिश्यूज़ इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर फंक्शन। यानी कि जो टिश्यू है वो क्या करता है? वो ग्रुप ऑफ सेल है और एक ही प्रकार के टास्क को परफॉर्म करता है, एक प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो टिश्यू is defined as the group of cells having similar functions. Okay, जो एक ही प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी। मतलब बॉडी में क्या है? कई प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। ऑल द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स विच आर कॉल्ड द प्राइमरी टिश्यूज। देखो टिश्यू क्या है कि 4 मेजर टाइप में डिवाइड किए गए हैं, जिनको हम प्राइमरी टिश्यू कहते हैं, और फिर इनसे सेकेंडरी टिश्यू भी बन जाते हैं। ओके। तो हम देखते हैं कौन कौन से वो 4 प्राइमरी टाइप के टिश्यूज़ हैं। फर्स्ट मसल टिश्यू, जैसे कि इससे क्या क्या बनी होती हैं? इससे स्केलेटल मसल बनी होती हैं, स्मूथ मसल बनी होती हैं, और कार्डियक मसल बनी होती हैं। ये 3 मसल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू, इससे क्या बनी होती है?
इससे बने होते हैं न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स जैसे कि ग्लाइल सेल। नेक्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू से क्या बने होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल, ये सेल्स इससे बने होते हैं। ये हम टिश्यूज में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं? जैसा कि नाम से ही दिख रहा है हमें, ये कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करते हैं बॉडी के पार्ट्स को, जैसे कार्टिलेज हुआ, बोन हुआ, ब्लड हुआ, ये क्या करते हैं? बॉडी के डिफरेंट सिस्टम, वो कंपार्टमेंट हैं या सिस्टम है, उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा टिश्यूज़ हुए, और टिश्यूज़ के बाद मिलके हम ऑर्गन बनाते हैं टिश्यूज़। तो टिश्यू क्या करते हैं? एन ऑर्गन इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यूज। देखो, जो हमने प्राइमरी 4 टाइप के टिश्यूज पढ़े, उनसे मिलकर ही ऑर्गन बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक टाइप के प्राइमरी टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। विच एग्जीक्यूट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, जो क्या करते हैं? ऑर्गन के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सम ऑर्गन्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑल द 4 टाइप ऑफ प्राइमरी टिश्यू। कुछ ऑर्गन्स सभी 4 प्रकार के प्राइमरी टिश्यूज से बने होते हैं, और कुछ द ऑर्गन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्यूबुलर और होलो ऑर्गन्स एंड कॉम्पैक्ट और पैरेन्काइमल ऑर्गन। देखिए, ऑर्गन 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमारा स्टमक है, वो कैसा है? ट्यूबुलर। इंटेस्टाइन है, ट्यूबुलर, ठीक है। लंग्स कैसे हैं? ट्यूबुलर। एंड सम ऑर्गन कैसे होते हैं? पैरेन्काइमल। जैसे कि मसल है, मसल कैसे हैं? पैरेन्काइमल है, ट्यूबुलर नहीं है। सम ऑफ द ऑर्गन इन द बॉडी आर ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, किडनी, ये सब एग्जाम्पल है ऑर्गन के। तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि हार्ट की, हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। हार्ट किससे बना हुआ है? हार्ट मसल से बना हुआ है, पर उसमें एपिथेलियल की लाइनिंग भी होती है, ब्लड वेसल्स भी हैं उसके अंदर, है ना। तो ये क्या है? ये ऑर्गन कई प्रकार की सेल्स से मिलकर बनते हैं, या मिनिमम 2 प्रकार की सेल्स से मिलकर तो बनते ही हैं, और वो क्या करते हैं? एक फिक्स फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नाउ अगर हम देखें अब सिस्टम, द ऑर्गन सिस्टम इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब ऑर्गन से मिलकर क्या बना हुआ? ऑर्गन से मिलकर बना हुआ ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? एक डिफरेंट स्पेसिफिक टाइप का वर्क परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। जैसे कि अगर हम देखें कौन सा ऑर्गन सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो, उसमें क्या है? उसमें टीथ भी हैं, टंग भी है, इसोफेगस भी है, स्टोमक भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। लेकिन ये काम क्या कर रहा है? जो फूड जा रहा है उसको डाइजेस्ट करने का और एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ईच सिस्टम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। डाइजेस्टिव system is concerned with the digestion of food particle. Excretory system eliminates the unwanted substances. Cardiovascular system is responsible for the transport of substance between the organs. Respiratory system is concerned with the supply of oxygen and removal of the carbon dioxide. Reproductive system is involved in the reproduction of species. Endocrine system is concerned with the growth of the body and regulation and maintenance of normal life. Musculoskeletal system is responsible for the stability and movement of the body. Nervous system control the locomotion and other activity including the intellectual functions. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं हमें कि क्या क्या करते हैं। जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? आपके बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालता है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेशन करता है फूड पार्टिकल का। कार्डियोवास्कुलर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस का बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है किसमें? रिप्रोडक्शन करता है स्पीशीज का।
एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, जो बॉडी की ग्रोथ है, रेगुलेशन है, हार्मोनल मेंटेनेंस है, वो एंडोक्राइन सिस्टम करता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, स्टेबिलिटी और मूवमेंट के लिए। और नर्वस सिस्टम क्या करता है, लोकोमोशन को कंट्रोल करता है और इंटेलेक्चुअल फंक्शन, यानी कि जैसे कि सोचना, डिसीजन लेना, ये भी हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। तो ये एक जनरल हमारा सेल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हम पढ़ चुके हैं, पीपीटी मैंने डाला है ऑलरेडी मेरे चैनल पर, तो आप सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर निखिल श्रीवास्तव के नाम से चैनल पर बना हुआ है, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं उस पर अन्य वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँगा। सारे सब्जेक्ट की वीडियो कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, ताकि आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत महसूस ना हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले टॉपिक को कवर करते हुए। थैंक यू वेरी मच।